देखो, कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड के बारे में, जिसमें हम लोग देखे थे उसका टाइप्स होता है, 3 टाइप्स होता है, सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड एंड लिक्विड, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, देन सॉल्युबिलिटी इन गैस इन लिक्विड। ठीक है, फिर हम लोग सॉलिड इन लिक्विड के बारे में देख लिए थे। सॉलिड इन लिक्विड में दो टाइप्स होते हैं, एक डिसोल्यूशन और एक क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन क्या होता है, जब वो हम लोग बहुत ज़्यादा, जैसे मान लो कि अगर वाटर में 4 चम्मच हम सॉल्ट मिला सकते हैं, तो वो 4 चम्मच सॉल्ट हम लोग मिला चुके हैं, अब इससे ज़्यादा वो नहीं मिलेगा, तो मतलब मेरा सॉल्यूशन जो है डिसोल्यूशन बन गया है। और अगर जैसे अगर हम इससे ज़्यादा सॉल्ट मिलाने जाएं तो क्या करता है, कोलाइड होकर के सॉल्ट जो है सेडिमेंट होकर नीचे बैठ जाएगा। जो नीचे बैठ जाता है, सेडिमेंट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहना चाहता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे सॉल्ट डाले जा रहे हैं, लेकिन वो अब वाटर में घुल नहीं रहा है। अब जो पहले से घुला हुआ सॉल्ट है वो क्या कर रहा है, नीचे बैठ जा रहा है। ठीक है, नीचे सेडिमेंट हो जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, और फिर हम लोग देखे थे कि इस स्टेज में जो होता है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो मिला करके सॉल्यूशन बनता है, और जो उसका जब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है, जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट मिक्स कर देते हैं उसमें, या लिक्विड में कोई भी सॉलिड हम लोग उसमें मिक्स कर देते हैं, लेकिन एक कंडीशन होता है कि जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर हम लोग उसमें टेम्परेचर दे दिए, अगर उसको हीट कर दिए, तो वो वापस से घुल जाएगा। लेकिन जब वो कूल होगा, आफ्टर कूलिंग वो फिर से उसी स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक और बोल सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। और ये अपोज उल्टा भी चल सकता है, मतलब सॉल्यूशन जो है वो वापस से सॉल्यूट में भी कन्वर्ट हो सकता है, या फिर सॉल्वेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। कैसे, जब हम लोग सॉल्यूट मिला रहे थे सॉल्वेंट पे तो वो बन गया सॉल्यूशन, लेकिन जब हम एक्सेस कर रहे हैं तो सॉल्यूट क्या हो रहा है, वो नीचे बैठ जा रहा है। तो सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट घुला नहीं, वो तो नीचे सेडिमेंट हो जा रहा है। तो क्या कर रहा है, सॉल्यूशन जो है वापस से सॉल्यूट में कन्वर्ट हो रहा है। इसके दो टाइप्स है, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब जब मोर सॉल्यूट जो है, जब हम लोग उसमें डिसॉल्व करें, तो डिसॉल्व हो सकता है एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जब इससे ज़्यादा, जितना हमको घोलना था, जितना मिक्स करना था वो हो चुका है, अब इससे ज़्यादा मिक्स नहीं होगा। लेकिन वही है कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है सेम होना चाहिए, एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, आज हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट एंड प्रेशर का इफेक्ट कैसे पड़ता है उस पर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। तो देखो, जब भी सॉल्यूशन जो होता है वो फॉलो करता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल फॉलो करता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है, हम लोग इसके बारे में 11th में पढ़े थे। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ये होता है, जब मेरा जो सॉल्यूशन है वो चेंज को अपोज करता है। ठीक है, वो कोई चेंजेस नहीं लाना चाहता, वो हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहना चाहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या मतलब है अब चेंज को अपोज करता है, जैसे मान लो कोई मॉन्क है या कोई साधु है जो तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, वो सालों साल एक ही स्थिति में रहते हैं ना, एंड वो क्या चाहते हैं कि उसको जो है कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, वो चाहता है, अब वो किसी भी हाल में जो है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर कभी भी ऐसा हो जाए जब कोई तुमको परेशान करने लगे, उनको परेशान करने लगे, हम लोग बहुत सारे टीवी वगैरह में देखते ही थे ना, तो अप्सराएं आती थी, तो क्या क्या आती थी, डांस करती थी, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि उनको डिस्टरबेंस हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कह सकते हैं टेम्परेचर इफेक्ट। वो क्या चाहता है, वो हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना चाहते हैं, है ना। तो if the dissolution process is endothermic, ठीक है, the solubility should increase with rise in temperature। ठीक है, अब देखो एंडोथर्मिक क्या होता है। अब सबसे पहले देखेंगे कि एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक क्या होता है।
क्या तुमको पता है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक क्या होता है? मैसेज करके बोलो। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक क्या होता है, पता है? क्या होता है बताओ। ठीक है। तो एक और है कि एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि अगर मेरा जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही मतलब स्ट्रांग है एंड उसको जो है और हीट की ज़रूरत नहीं है, तो हमें बाहर से एक्स्ट्रा हीट मतलब नहीं सॉरी, एंडोथर्मिक मतलब हमारा सॉल्यूशन जो है वीक है और उसको जो है वेट एक मिनट। If the dissolution process is endothermic, the solubility should increase with rise in temperature. ठीक है। तो अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, हाँ, तो एंडोथर्मिक मतलब कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रांग है, उसको अब बाहर से टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो जब भी अगर हम टेम्परेचर उसको देंगे तो वो क्या करेगा ना, वो टेम्परेचर के देने की वजह से वो स्ट्रांग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर को मतलब बढ़ जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है। उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा मतलब उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। एंड एक्सोथर्मिक में if the dissolution process is exothermic, ठीक है, तो solubility should decrease with rise in temperature। ठीक है। कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो बढ़ जाएगी, सॉरी डिक्रीज हो जाएगी, वो घट जाएगी। तो याद रखना है एंडोथर्मिक में जो सॉल्युबिलिटी होगा अगर इंक्रीज करेगा, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी मेरा इंक्रीज हो जाएगा। और एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे कि मान लो कल हम लोग ने एग्जाम्पल देखा था ना कि स्कूल में जो है सिंगिंग कंपटीशन एंड कुछ जो भी हो रहे हैं, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है कि अब जो है जितने स्टूडेंट्स आने थे वो हो चुके हैं, अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो क्या हो रहा है, लेकिन जब और भी स्टूडेंट्स आ गए, अब इसमें क्या हुआ, जो पहले से टीम बना हुआ था बाद में सब लोग क्या बोले, नहीं मुझे कुछ और सॉन्ग प्रिपेयर करना है, मुझे कोई और सॉन्ग प्रिपेयर करना है, ठीक है, मुझे कोई सोलो सोलो करना है। तो क्या हो रहा है, टीम से जो है बच्चे जो है जाते जा रहे हैं। ठीक है। जब बच्चे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अब वो जो है जिसका टीम है वो क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं, वीक हो गया है। ठीक है। उसका जो टीम है वो वीक हो गया है। तो अब उसको क्या करना पड़ रहा है, अब उसको बाहर से स्टूडेंट्स या बच्चे लेने पड़ रहे हैं। ठीक है। तो जब बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बाहर से बच्चे आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसके टेम्परे इसका जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है, वो इसकी और इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन आ जाए कि जितने टीम में स्टूडेंट्स होना चाहिए था वो उतना हो चुका है, अब अगर बच्चे आएंगे, अब अगर आएंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा, उसकी टीम जो है वीक पड़ जाएगी, क्योंकि अब उसको और लेने के लिए उसके पास स्पेस नहीं है। ठीक है। उसको और लेने के लिए उसके टीम में मेंबर्स के लिए जगह ही नहीं बचा। ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा टेम्परेचर का इफेक्ट। तो इसमें याद रखना कि एंडोथर्मिक में क्या होता है, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से इंक्रीज होता है, एंड एक्सोथर्मिक में क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है। अब देखेंगे प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है। तो प्रेशर का जो है सॉलिड एंड लिक्विड में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि अगर हम पानी को बॉईल कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं, तो एक तो सबसे पहले इसमें है कि उसमें जो भी सॉल्यूट पार्टिकल है, क्या हम हाथ से प्रेस करेंगे तो क्या वो टूट जाएगा, या फिर उस पर प्रेशर का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, वो डिपेंड करता है सॉलिड पे, मतलब कि प्रेशर का उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो एक सॉलिड में और एक लिक्विड में
अगर देखो मान लो जैसे एक और चीज की, अगर कंटेनर में वाटर है ना, और अगर तुम क्या कर रही हो, पानी को दबा रही हो, पुश कर रही हो, प्रेशर दे रही हो उससे, तो क्या वाटर पे भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्रेशर का जो है सॉलिड में एंड लिक्विड में कोई इम्पैक्ट, खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। अब हम देखेंगे गैस इन लिक्विड। ठीक है। गैस इन लिक्विड किसमें पाया जाता है? लिक्विड में गैस कहाँ पाया जाता है? एक्वाटिक लाइफ में। ठीक है। कैसे? जैसे कि वाटर, जो तुम्हारा रिवर का वाटर होता है, जहाँ पे फिश एंड जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो लोग इनहेल कैसे करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन होगा तब तो सांस लेते हैं। ठीक है। तो गैस, लिक्विड में जो गैस होता है उसका एग्जाम्पल होगा एक्वेटिक लाइफ। इसको हम लोग एक और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। गैस पार्टिकल जो है वाटर में घुलता है कैसे? जब हम HCl, जब हम उसका गैसियस पार्टिकल का HCl लेते हैं, ठीक है, एसिड, अगर हम उसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है। और क्या क्या होता है? ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन भी जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो पूरी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना करके वो डिजोल्व कर लेगा। ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें प्रेशर इफेक्ट। ठीक है। इसमें प्रेशर इफेक्ट होता है। ठीक है। तो solubility of gas increases with increase in pressure। ठीक है। solubility of gas increase with increase in pressure। कैसे? अगर एयर पार्टिकल निकल रहा है, ठीक है, एयर पार्टिकल है, गैसेस पार्टिकल है, तो हम उसको प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा, प्रेस हो जाएगा ना। कैसे? जैसे कि हम लोग का मान लो रूम टेम्परेचर में ही है, तो रूम में एयर है ना, या फिर कहीं से भी अगर स्मोक निकल रहा है तो हम उसको प्रेस कर सकते हैं ना आराम से। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक इलस्ट्रेशन। जैसे कि मान लो कि हम लोग, मेरे पास 3 कंटेनर है, ठीक है, जिसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड डाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 3 कंटेनर में क्या हो रहा है? सबसे पहले प्रेशर कम है, देन उसके बाद ज़्यादा प्रेशर है, देन उसके बाद और भी ज़्यादा प्रेशर हो गया। मान लो पहला का है P, सेकंड का है 2P एंड थर्ड का है 4P प्रेशर। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स किए वाटर पे, देखो इसमें ज़्यादा अमाउंट जो है यहाँ तक वाटर है। ठीक है। यहाँ तक वाटर है, ज़्यादा अमाउंट जो है यहाँ पर घुल गया है। ठीक है। सॉल्यूट ये मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग जो सेकंड कंटेनर देखेंगे तो क्या हो रहा है कि वाटर जो है यहाँ तक है, वाटर यहाँ तक है, एंड कुछ पार्टिकल्स जो है मिक्स हुए हैं, एंड बाकी पार्टिकल जो है लेयर पे यहीं पे जाकर बैठ गया है। देखो ध्यान से, है ना, यहीं पर जाकर क्या कर रहे हैं, बैठ गए हैं। एंड जो मेरा फर्स्ट कंटेनर है वो क्या हो रहा है, बस बहुत ही कम पार्टिकल जो है घुले हैं, मिक्स हुए हैं, एंड मैक्सिमम सारे के सारे पार्टिकल क्या हो रहे हैं, यहाँ पे लेयर पे ही बैठ गए हैं। ठीक है, जो कि इसमें जा रहे हैं। तो क्या होता है कि गैस इन लिक्विड में तुम्हारा गैस जो है वो प्रेशर पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। प्रेशर के इफेक्ट की वजह से चेंज होता है। अब हम लोग इसका देखेंगे यहाँ पे हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग से समझेंगे। हेनरी लॉ क्या बोलता है? Solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas। क्या हुआ, कुछ पूछना है? तो देखो आगे, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of a liquid or solution। ठीक है। तो solubility of a gas in a liquid क्या होता है, जो गैस हम सॉलिड सॉल्यूशन में या फिर सॉल्वेंट में जो हम मिक्स करते हैं उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड। तो चाहे वो हम सॉलिड में मिक्स कर रहे हैं चाहे वो लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो जब वो पूरी तरह से मिक्स हो जाता है उस स्टेट को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है। तो इसको हम डिनोट करेंगे
P, P मतलब प्रेशर, इक्वल्स टू KH, काई बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं, ऐसे करके बनाते हैं, इसको बोलते हैं काई। ठीक है, KH मतलब हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई। ठीक है, और ये इसके बाद इसका प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए यहाँ पर हम लिख देंगे KH। ठीक है, अब देखेंगे KH वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सो solubility डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो KH वैल्यू होता है ऑक्सीजन का, O2 का, वो क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से वो इंक्रीज हो जाता है, तो जिसके वजह से उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने से। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, देखो सबसे पहले तो सोडा बॉटल में इसका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो बात होता है वो तुम्हारा सोडा में होता है, उसमें डाला जाता है। तो जिसके वजह से हम लोग देखते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जब हम पीते हैं, तो जब हम उसको खोलती हो तो पिस पिस करके आवाज करता है ना, आवाज करता है, तो उसमें क्या होता है, गैस पार्टिकल मिला है ताकि वो खराब ना हो, है ना, और वो ज्यादा टाइम तक स्टे कर सके। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका एप्लीकेशन स्कूबा डाइवर्स में। ठीक है, स्कूबा डाइवर्स में कैसे होता है, देखो जब भी कोई रिवर के वाटर में जब बहुत अंदर तक मान लो कोई डूब गया हो या कुछ भी, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट या बिना किसी सपोर्ट के, तो वो क्या होगा, जैसे जैसे नीचे चला जाएगा वैसे वैसे वहां पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती जाएगी, है ना, तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, और जो उसका लंग्स वाला पार्ट होता है वो क्या होगा, धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगा, और उससे जो है उसके वजह से सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से उसका डेथ भी हो सकता है। तो जो लोग जो है स्कूबा डाइवर्स करते हैं, स्कूबा डाइवर्स क्या होता है, वो नीचे तक एक सिलेंडर जो है वो पीठ पीठ में ले करके और अपने माउथ के पास जो है एक पाइप लगा करके वो नीचे जाते हैं, जिसकी वजह से उसको ऑक्सीजन जो है मिलती रहे। ठीक है, तो उसको जो है उस टाइम उसके लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे ही वो ऊपर आता है, जैसे ही वो ऊपर आने वाला होता है, तो वहां पे बबल्स फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो वो बबल्स क्यों फॉर्म होता है, कि जैसे वो नीचे गया वहां पे क्या था कि तुम्हारा ऑक्सीजन का क्वांटिटी कम हो गया, एंड वहां पे नाइट्रोजन भी पाया जाता था। तो जैसे ही वो ऊपर आया तो वहां क्या हुआ, उसको ऑक्सीजन मिलने लगा, एंड वो नाइट्रोजन को तो नीचे ही छोड़ दिया, है ना। तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो भी उसके उसको प्रॉब्लम हुआ था, तो वो चीज जो है उसका नाइट्रोजन या उसका जो ऑक्सीजन पार्टिकल्स है वो निकल रहा है अब, तो जिसके वजह से उसमें बबल्स फॉर्म होता है। तो वो उसी बबल्स में, मतलब वाटर में जब तुम गैसेस पार्टिकल या फिर हम कुछ भी डालते हैं तो वो क्या करता है ना, वो बबल्स के फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, वो बबल्स के फॉर्म में फॉर्म, उस बबल्स के अंदर क्या होता है, उस बबल्स के अंदर गैसेस पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, चलो हम लोग अब ना एक क्वेश्चन करेंगे, एक न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो क्या है न्यूमेरिकल्स, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल। अब देखो हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या था, KH, है ना, KH का वैल्यू गिवन है 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल at 298 केल्विन। ठीक है, calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda, ठीक है, सोडा, when packed under 2.5 atomic pressure CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर एट 298 केल्विन। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो जो जो गिवन है उसको पहले लिखना है। ठीक है, KH गिवन था, KH लिख दिए, KH, देन
P है, प्रेशर मेरा गिवन है 2.8 2.5 एटॉमिक प्रेशर। इसको कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर देखो मेरा KH और प्रेशर एक ही में आना चाहिए, तो एक ही यूनिट होना चाहिए, तो इसको हम कन्वर्ट कर दिए किसमें, पास्कल में। ठीक है, पास्कल में कन्वर्ट कर दिए 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल और इंटू 2.5, इसको जब मल्टीप्लाई किए तो आ गया इतना 2.533 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, देन उसके बाद हेनरीज लॉ क्या क्या बोलता है, हम लोग पढ़े थे, P इज इक्वल्स टू KH इंटू ईटा, है ना, KH इंटू ईटा। तो यहाँ पे किसका बात हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सफिक्स में नीचे कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है, प्रेशर गिवन है, KH गिवन है, ये फाइंड करना है। ये जब यहीं पर रहेगा इनटू क्या हो जाएगा, P बाई K, है ना, तो वैल्यू पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा ये 0.00152। अब फाइंड क्या करना है, देखो हेनरीज लॉ कांस्टेंट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट इन वाटर इज इतना, ठीक है, 1.67 × 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ CO2 फाइंड करना है, मतलब मॉलिक्यूल्स, कितना मॉलिक्यूल जो है CO2 उसमें डाला गया है। ठीक है, तो सोडा दिया हुआ है 500 ml, मतलब क्या, सॉल्वेंट गिवन है। ठीक है, सॉल्वेंट गिवन है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट है, याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूट है, एंड जो सोडा है, वाटर में जो सोडा मिलाया गया है वो है सॉल्वेंट। ठीक है, हेनरीज लॉ ये बोलता है PCO2 इंटू इक्वल्स टू KH इंटू ईटा। ठीक है, ये हो गया फाइंड। अब देखो यहाँ पे हमको ईटा का वैल्यू तो फाइंड हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को ईटा का वैल्यू तो फाइंड हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि ये फॉर्मूला याद है, सॉल्यूट, अगर हमको सॉल्यूट फाइंड करना हो तो सॉल्यूट बाय सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, ये इसी से हुआ है, ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, और ये क्या है, अमाउंट ऑफ, अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर दें तो वो मेरा सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। देखे थे ना बाइनरी सॉल्यूशन, याद आ रहा है, कुछ फर्स्ट क्लास में किए थे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका क्या है, तुम्हारा क्या निकला है, सॉल्यूशन और सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का फ्रैक्शन का क्या आंसर निकला है, 0.0152, है ना, 0.0152 फाइंड हुआ है। अगर अगर मेरा जो सॉल्यूशन है, अगर वो डाइल्यूट हो, डाइल्यूट के केस में क्या होगा कि मेरा जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बहुत बहुत कम है, तो उस केस में क्या होगा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट या मोल्स को अलग भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है लिखने का। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर ओनली। अगर मेरा सोल्यूशन डाइल्यूट हो तो ही ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किए हम, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिए, गायब कर दिए, तो इसका भी यही होगा। ठीक है, अब देखो, अब हम फाइंड करेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखो मोल्स ऑफ वाटर फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्वेंट दिया हुआ था 500 ml, है ना, एंड उसका जो गिवन वेट है, गिवन वेट दिया हुआ है 500 ml, एंड उसका मोलर मास कितना होता है वाटर का, मोलर मास होता है 18। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 2, 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 2 18, है ना, 500 बाई 18। ठीक है, अब क्या होगा, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या करना है, इसको हमको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 0.0152 इंटू 500/18, आंसर मेरा आएगा 0.042। ठीक है, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड करेंगे। ठीक है,
अब कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड करेंगे, इसका क्या होता है, गिवन अमाउंट बाय मोलर मास, ठीक है, गिवन अमाउंट बाय मोलर मास। तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, NCO2 हमको पता नहीं है इसे कितना अमाउंट है ना, तो NCO2 इंटू 44। अब क्या करना है, इससे हमको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 1.848 ग्राम, ठीक है ना। एंड इसके ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो जितना ज़्यादा हो सके इसका न्यूमेरिकल्स ट्राई करो, एंड जो भी प्रॉब्लम हो वो हमसे पूछो। इसको एक बार और रिवाइंड करके इस वीडियो को देख लेना, अगर कहीं छूट गया या कहीं समझ में ना आए तो अभी हम लोग देख लिए गैसेस इन लिक्विड पार्टिकल्स, देख लिए। अब हम देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसका मतलब क्या, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है इसका मतलब, तो देखो ये जो है वेपर प्रेशर का मतलब होता है, जैसे कि अगर हम पानी को बॉईल कर रहे हैं, जो उसमें जो वेपर निकल रहा है, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर, ठीक है, या वेपर बोलते हैं। तो वेपर प्रेशर का मतलब क्या, अगर कंटेनर ढका हुआ है तो क्या हो रहा है, उसका वेपर जो है वो बाहर नहीं जा पा रहा है ना, उसका जो अगर कंटेनर देखो ये अगर खुला हुआ है और उसको हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका वेपर जो है गैसेस पार्टिकल ये बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर कंटेनर जो है यहाँ पे ढका हुआ है, ये ढका हुआ है, तो क्या हो रहा है कि ये जितना भी हिल ले, जितना भी कुछ भी कर ले, ये बाहर नहीं जा पाएगा, है ना, ये बाहर नहीं जा पाएगा। तो इसके दो कंडीशन होते हैं, मतलब ये जो है वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये हमेशा वोलेटाइल सॉल्यूशन में ही होना चाहिए, वोलेटाइल सब्सटेंस ही होना चाहिए। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि वो जैसे एयर के प्रेजेंस में आए या फिर जैसे ही उसको कंटेनर को खोल दिया जाए, ये क्या हो रहा है कि इसका जो गैसेस पार्टिकल है ये बाहर निकल जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कैरोसिन, है ना, ईथर। इसमें क्या कर रहा है कि इस कंटेनर को हमेशा पैक रहना चाहिए, हमेशा बंद रहना चाहिए, है ना। लेकिन कौन कौन सा वोलेटाइल नहीं होता है, जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट है ना, तो ये सारा क्या है, वोलेटाइल सब्सटेंस नहीं है, ये सब नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, ठीक है। तो याद रखना जब भी वेपर प्रेशर लिक्विड सॉल्यूशन का बात आए, तो मेरा जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा क्या होगा, उसका कंटेनर ढका हुआ रहेगा, ठीक है, वो हमेशा ढका हुआ ही होगा। ये हमेशा हम लोग ऑटोमेटिक जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट हमें मान लेना कि हाँ मेरा कंटेनर जो है ढका हुआ ही है। तो प्रेशर एग्जिबिट बाय वेपर प्रेशर अबव अ लिक्विड सरफेस इज नोन एज वेपर प्रेशर, ठीक है, जो लिक्विड के वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। अच्छा एक और चीज, इसमें जो है इसका जो प्रेशर होगा ये ज्यादा होगा, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा होगा। कैसे ज्यादा होगा, तो देखो जैसे कि वो वेपर है या गैसेस पार्टिकल है जो, वो अगर वाटर में मिक्स हो जा रहा है, तो वाटर का जो हम लोग एक ही चीज याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होता है वाटर का, ये थोड़ा सा तो सॉलिड के कंपेयर में तो कम है, बट गैसेस के कंपेयर में तो टाइटली पैक्ड है ना, गैसेस का तो बहुत दूर दूर होता है। तो उसमें जो अगर लिक्विड में जो पार्टिकल्स आएगा, वो जैसे मान लो कि यहाँ पर ऐसे ऐसे पार्टिकल्स है, ये ज्यादा क्या मूवमेंट नहीं कर पाएगा, वो ज्यादा मूवमेंट उसका नहीं हो पाएगा, मतलब वो लेफ्ट से राइट या ऊपर नीचे वो वाटर में जब तक रहेगा वो तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम उसको प्लेट से ढक दे, उसे कंटेनर को हम जब ढक देंगे, तो क्या होगा कि वो मतलब जो वहां पर जो गैसियस पार्टिकल बनेगा, मतलब यहाँ ये जो लिक्विड में ये वाला जो पार्टिकल जहाँ पे जो वेपर बन रहा है, यहाँ पे जो गैसियस पार्टिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये इधर उधर ज्यादा उछलेगा, ठीक है, इधर उधर ज्यादा मूवमेंट करेगा, मतलब ये बाहर जाने की कोशिश करेगा लेकिन बेचारा जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो याद रखना कि इसमें जो है प्रेशर जो है ज्यादा लगता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा देर तक उसको ढक कर रख देते हैं कंटेनर को, तो वापस से वो कंडेंस होकर के क्या करता है, वाटर में वापस चला जाता है ना। जब हम बहुत ज्यादा देर तक क्या देखते हैं कि अगर मान लो वाटर को हीट कर दिए और फिर उसको ढका हुआ रहने दिए, ठीक है, वो ढका हुआ रहने देते, जो वेपर बना था वो क्या हो रहा है, वापस से जो प्लेट में मेरा वेपर, वो क्या हो रहा है, वेपर आ गया है, बन गया है, वो ड्रॉपलेट्स बन करके वो वापस से वाटर में या कंडेंस होकर के वापस से वाटर में
चला जाता है। इसमें हम देखेंगे रॉल्स लॉ से। इसको याद रखना, जब हम लोग गैस इन लिक्विड के बात किए थे तो उसमें हेनरीज लॉ के बारे में पढ़े थे, और जब हम वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग रॉल्स लॉ के बारे में बात करेंगे, रॉल्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो रॉल्स लॉ क्या बोलता है? फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to the mole fraction present in solution। ठीक है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाने के बाद एक बार बुक रीड जरूर करना है, एंड यूट्यूब में ये वीडियो चला जाएगा तो यूट्यूब से इस वीडियो को जरूर देखना दोबारा से। ठीक है, तो जो प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर वन जो पड़ता है, जो प्रेशर वन होता है, क्या होता है? जब कंटेनर ढका हुआ है, ठीक है, वेपर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो जा नहीं पा रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम तक ढका हुआ है, तो क्या हो रहा है? वो वापस से कंडेंस होकर के वाटर में पहुंच जा रहा है ना। तो जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन वन फर्स्ट। तो इसमें जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी को देखते हैं तो इसको प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग पी नॉट से मेजर करते हैं। ठीक है, अब ये पी नॉट क्या होता है? पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट वन एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, सेम टेम्परेचर में, मतलब टेम्परेचर हम ना इंक्रीज कर रहे ना ही डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो पी नॉट जो होता है वो क्या होता है? जब हम लोग कुछ सॉल्यूट इसमें मिलाए नहीं थे, ठीक है, जब हम लोग कोई सॉल्यूट इसमें मिलाए नहीं थे तो वो एकदम प्योर स्टेट में था, कोई इम्प्योरिटी नहीं थी। ठीक है, उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं पी नॉट। ठीक है, तो उसी तरह से अगर P2 का बात किया जाए तो P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा टू, मोल फ्रैक्शन टू। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? P2 इज इक्वल टू पी नॉट टू इंटू ईटा टू। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो अगर वीडियो पसंद आए जिसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।